बच्चों, हम संगठनिक बाधाएं डिस्कस कर रहे थे। मैंने बोला वो बाधाएं जो संगठन का रूप कि वो केंद्रीकृत है कि विकेंद्रीकृत है, नियम सख्त है, बहुत ज़्यादा बोझिल है, या उसकी संरचना जब बहुत सारे लेवल्स हैं इनकी वजह से उत्पन्न होती है, वो संगठनिक बाधाएं कहलाती हैं, रूप, नियम और संरचना के कारण। फिर हमने कहा था संगठनिक बाधाएं 5 तरह की हो सकती हैं। सबसे पहला संगठन की नीति। संगठन की नीति कब बनेगी बाधा? जब वो सुव्यक्त नहीं होगी, जब वो स्पष्ट नहीं होगी। नियम, अधिनियम कब बनेंगे बाधा? जब वो सख्त होंगे, जब वो बोझिल होंगे, बोझ की तरह हमारे ऊपर थोपे जाएंगे। तीसरी जो संगठनिक बाधा है वो व्यक्ति का पद है या उसकी पदवी है। बॉस जो है, जो अधिकारी है, वो इतना ऊपर बैठा हुआ है कि अधीनस्थ जो है वो अपनी भावनाएं उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा है। वो दोनों अपने बीच में एक मनोवैज्ञानिक दूरी महसूस कर रहे हैं। बॉस के वो पास जाने में डर लगता है, वो इतना दूर है, इतना ऊंचे पे है कि अधीनस्थ को लगता है कि चलो इससे बात करें, बिना ही काम चल जाए तो ज़्यादा सही है। और दूसरी बात कि कर्मचारी अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा भी नहीं पा रहा है क्योंकि उनके बीच में इतनी ज़्यादा मनोवैज्ञानिक दूरी आ चुकी है। तो व्यक्ति का पद, उसकी पोस्ट भी कई बार दूसरे व्यक्ति के दिमाग में एक भय सा पैदा कर देती है, जिस वजह से वो उस व्यक्ति अपने अधिकारी से खुलकर बातचीत नहीं कर पाता है। तो 3 संगठनिक बाधाएं पड़ी, संगठन की नीति, नियम और व्यक्ति का पद। इसको नोट कर लीजिए। चौथी बाधा की तरफ चलते हैं। बच्चों, चौथी बाधा है संगठन की संरचना। संगठन की संरचना में देखो, मैंने यहाँ पर ट्रायंगुलर, हमेशा संगठन का जो ढांचा है वो ट्रायंगुलर शेप में ही बनाया जाएगा और बहुत सारे लेवल्स हैं। अगर आपको कोई बात कहनी है तो ये इसको कहेगा, फिर ये इसको कहेगा, फिर ये इसको कहेगा, इसको कहेगा। तो उस बात को देखो, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने में कितनी देर लग रही है और बात का क्या से क्या बन सकता है, ये तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो जब बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारे स्तर होते हैं जिनसे होकर किसी बात को गुजरना होता है, तो वो जो संरचना होती है वो बहुत जटिल कहलाती है। तो जब संगठन संरचना, जब उसमें बहुत सारे लेवल्स हों, बहुत सारे स्तर हों और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, समझना बहुत मुश्किल हो, तो ये दोनों चीज़ें, बहुत सारे लेवल्स और उनकी जटिलता, संप्रेषण में देरी को जन्म देते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया प्याज का। आपने देखा है प्याज में लेयर्स होती है ना, लेयर पे लेयर आप हटाते जाते हैं तब जाके आप उसके कोर तक पहुँच पाते हैं। तो संगठन संरचना भी व्यक्ति को बात करने में बाधा बन सकती है। कैसे? नंबर 1, जब बहुत सारे लेवल्स हों। नंबर 2, जब संरचना बहुत ही जटिल हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लास्ट इसमें संगठनिक सुविधाएं। आपने देखा होगा आपके यहाँ पर संस्था में सुझाव पेटी लगी है, शिकायत पेटी लगी है, या फिर आप अगर एक चिप्स का पैकेट भी खरीदते हैं तो उस चिप्स के पैकेट के ऊपर कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ होता है। वो ये चाहते हैं कि अगर आपको उनके प्रोडक्ट से, कंपनी ये चाहती है कि अगर उनके कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात है, तो आप उन्हें बताएं, उन तक अपना फीडबैक पहुंचाएं। तो उसमें लिखा हुआ होता है ना, अब कोई भी बिस्किट का, चिप्स का कोई भी पैकेट खाएं, कोई भी शैम्पू यूज़ करें, साबुन यूज़ करें, तो देखिएगा उस पर कस्टमर केयर नंबर होता है और फीडबैक के लिए लिखा होता है हमें मेल कीजिए। तो संगठनिक, अगर ये सुविधाएं हैं तभी तो आप अपने मन की बात उन तक कह पाएंगे। तो संगठनिक सुविधाएं का मतलब क्या है? सुझाव पेटी होनी चाहिए, शिकायत पेटी होनी चाहिए, सामाजिक कार्यक्रम होने चाहिए। सामाजिक कार्यक्रम मतलब गोष्ठ सभाएं, मीटिंग्स करी, मीटिंग में पूछा गया हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो अगर सुझाव पेटी नहीं है, शिकायत पेटी नहीं है, कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, कोई सभाएं नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में जो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति है, आप उसके मन की बात तो पूछ ही नहीं रहे हैं, आप केवल अपनी बातें उसके ऊपर थोपते चले जा रहे हैं। तो संगठनिक सुविधाएं होनी भी बहुत ज़रूरी है। यदि किसी संगठन में सुविधाएं नहीं है तो संगठनिक सुविधाएं क्या क्या हो गई? सुझाव पेटी, शिकायत पेटी, सामाजिक कार्यक्रम या सभाएं। अगर ये सब नहीं है तो समझ लो कि संगठन में संप्रेषण भी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मीटिंग नहीं हो रही है, आपसे पूछा नहीं जा रहा है क्या प्रॉब्लम है, आप कह ही नहीं पा रहे हैं अपनी समस्या को, तो ऐसे में आपके यहाँ पर संप्रेषण की कमी है और इस संप्रेषण में एक बहुत बड़ी बाधा है, बैरियर है, जो कि व्यक्ति अपने अधिकारी तक अपनी बातें नहीं पहुँचा पा रहा है। तो ये हमने सारी संगठनिक बाधाएं डिस्कस करी। 5 संगठनिक बाधाएं हैं, इनको समराइज करते हैं। पहले इस सबको नोट कर लीजिए। हाँ जी, समरी के लिए डायग्राम बना सकते हैं। संगठनिक बाधाओं में संगठन की नीति, नियम, संरचना, सुविधाएं, 4 चीज़ें। क्या क्या?
नीति, नियम, संरचना और सुविधाएं। नीति कैसी? सुव्यक्त और स्पष्ट होनी चाहिए, नहीं है तो प्रॉब्लम। नियम कैसे हैं? बोझिल है, कठोर है, तो संगठन में संप्रेषण पे बोझ है। संरचना प्याज की जैसी है तो समस्या है, बहुत सारे लेवल्स हैं, जटिल है। सुविधाएं, सुविधाओं में क्या क्या होनी चाहिए? शिकायत पेटी, सुझाव पेटी, पेटियां होनी चाहिए और सभाएं होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो वो बाधा है। और लास्ट में उस व्यक्ति का पद, जो उसका पोस्ट है, वो मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा करता है। याद रख सकते हैं 5 बाधाएं, 4 तो संगठन की हैं। क्या क्या? नीति, नियम, संरचना और सुविधाएं, और ये पद है। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरी हमारी संप्रेषण की बाधा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है, बहुत बार एक बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें। आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। हमारी लास्ट प्रकार की जो बाधा है वो है व्यक्तिगत बाधाएं, पर्सनल बैरियर्स। व्यक्तिगत बाधाएं व्यक्तियों से संबंधित। व्यक्ति 2 हैं यहाँ पर, एक सेंडर है, एक रिसीवर है। तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के कारण, नोट कर लीजिए, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के कारण आने वाली जो बाधाएं हैं वे व्यक्तिगत बाधाएं कहलाती हैं। बेटे एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिएगा अपने गुरुजी से, ज़रूर होंगी यहाँ पर, अगर नहीं होंगी तो बताइएगा। और एनसीईआरटी की बुक में से ये सब चीज़ें आप रीड कर सकते हैं साइड बाय साइड। तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के कारण आने वाली जो बाधाएं होती हैं वे व्यक्तिगत बाधाएं कहलाती हैं। 4 तरह की व्यक्तिगत बाधाएं हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सत्ता के सामने चुनौती का भय, अविश्वास, संप्रेषण में अनिच्छा और उपयुक्त प्रोत्साहन का अभाव। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहली जो बाधा है, व्यक्तिगत बाधा है, वो है सत्ता के सामने चुनौती का भय। जो बॉस है, जो अधिकारी है, उसे क्या लगता है कि अगर मैंने अपने अधीनस्थों को सारी बात बता दी तो ये तो मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इसलिए वो क्या करता है, वो बहुत सारी बातों को छुपा जाता है, बताता ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना हो या कभी यूट्यूब पे नॉर्थ कोरिया के बारे में, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ज़रूर एक कोई ना कोई वीडियो देखेगा, तो वहाँ पर वहाँ के जो किंग हैं वो किम जोंग हैं, थोड़ा नाम सुना भी होगा, आजकल न्यूज़ में भी चल रहा है। तो वहाँ पर नॉर्थ कोरिया में बेटे एक तो कोई इंटरनेट नहीं है, मान सकते हैं, कोई इंटरनेट नहीं है। इसका मतलब बाहर की देश और दुनिया में क्या चल रहा है वहाँ के लोगों को नहीं पता, क्योंकि किंग जोंग ऐसा नहीं चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में पता चले। उन्हें लगता है कि लोगों को अगर बाहर की दुनिया के बारे में पता चला तो हो सकता है कि वो वहाँ पे विरोध करे और उस जगह का, देश के शासन का विरोध करना शुरू कर दे। गिनती के 2 या 3 चैनल्स हैं, और वो भी वो चैनल्स हैं जो कि किंग जोंग को पसंद हैं, उनको लगता है लोगों को दिखाया जाना चाहिए। जो बच्चों का सिलेबस है उसमें जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो भी किंग जोंग और उनके परिवार की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। वैसे देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हिस्ट्री है, वहाँ के बच्चों को नहीं पता है। कोई भी बाहर के व्यक्ति, अगर कोई टूरिस्ट वहाँ पर जाता है तो उसको वहाँ के लोगों से मिलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं, किम जोंग नहीं चाहते हैं कि लोगों को बाहर के लोगों की सोच के बारे में भी पता चले। और जो विजिटर्स होते हैं उनको एयरपोर्ट से ही अपने साथ एक गाइड को लेना पड़ता है, और वो गाइड ही उनको बताता है। वो और लोगों के साथ, वहाँ के जो लोकल्स हैं, ना तो उनके साथ कोई फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ना ही उनके साथ में कोई बात शेयर कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों करते हैं किम जोंग? क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहाँ के लोग जो है वो उनके विरुद्ध खड़े हों, उनको कोई भी ऐसी बात पता चले। तो फर्स्ट पॉइंट है सत्ता के सामने चुनौती का भय, इसलिए जो लीडर है वो अपने अधीनस्थों तक सारी बातें नहीं पहुंचने देना चाहता। नंबर 2, अविश्वास। मैंने आपको बताया था अविश्वास वाला पॉइंट आएगा, वहाँ पर भी अविश्वास वाला पॉइंट आया था मनोवैज्ञानिक बाधा में, वहाँ पर दोनों तरफ से था। यहाँ पर जो अविश्वास है ये बॉस की तरफ से है। जब अधिकारी को अधीनस्थ में कोई विश्वास नहीं है, उसको क्या लगता है, ये तो बेकार है, अधीनस्थ बेकार है, अकुशल है, इसे बातें बताना भी बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि एरो लगा लीजिएगा बॉस का और अधीनस्थ का, नीचे की ओर एरो लगा के क्रॉस कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि अधिकारी को अपने अधीनस्थ में कोई विश्वास नहीं है। तीसरा पॉइंट है संप्रेषण में अनिच्छा। यही पॉइंट को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया गया है। संप्रेषण में अनिच्छा का मतलब क्या है, अधीनस्थ जो है वो अधिकारी को अपने मन की बात नहीं बताना चाहता है। क्यों नहीं बताना चाहता है? क्योंकि उसको लगता है कि मैं बोलूँगा तो शायद मेरा ही नुकसान हो जाएगा। आप किसी की शिकायत करना चाहते हैं,
लेकिन आपको लगता है कि आप शिकायत करेंगे और होगा तो कुछ नहीं, उल्टा आपकी इमेज और ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या कोशिश करते हैं, छोड़ो, चुप ही रहता हूँ। तो वो व्यक्ति, दूसरी बात, व्यक्ति मानसिक रूप से भी तैयार नहीं है, शायद उसको कहीं डर भी लगता है, तो संप्रेषण में अनिच्छा अधीनस्थ से अधिकारी की तरफ क्रॉस लगाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट व्यक्तिगत बाधा है उपयुक्त प्रोत्साहन का अभाव। उपयुक्त प्रोत्साहन का अभाव क्यों? जब कोई अपनी बात बता रहा है, ना तो कोई प्रशंसा हो रही है, ना कोई सराहना हो रही है, ना बदले में कुछ मिल रहा है, तो व्यक्ति को लगता है यार इन्हें कुछ भी बात बताओ, कुछ होता तो है नहीं, फ़ायदा क्या है, हम नहीं बताएंगे आगे से। तो प्रोत्साहन होनी चाहिए। प्रोत्साहन का मतलब क्या है? प्रशंसा भी होनी चाहिए, काम की सराहना भी होनी चाहिए, और कोई अच्छी बात हो तो उसके बदले में उसको इनाम भी दिया जाना चाहिए। तो ये 4 व्यक्तिगत बाधाएं हैं, इनको लिख लीजिए।